नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जो है उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी स्पेशल। ये सीरीज आपके आगामी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है सब में महत्वपूर्ण होगी। साथ में जो 2023 का यूपी पीएससी का एग्जाम है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हम इसमें टू द पॉइंट बात करेंगे। जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं डायरेक्टली हम सीधे वही एक तरीके से नोट्स फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें पार्ट है पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। तो इसका पहला पार्ट है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विदेशी पर्यटक को लेकर के, और जो उत्तर प्रदेश का रैंक है वो क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो सबसे पहले एक नंबर पे प्रेफर करेगा वो आगरा में आने का, यानी कि आगरा में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। दूसरे नंबर पे लखनऊ में, और तीसरा नंबर है बनारस का। सीधा सीक्वेंस में पूछ लेगा आपका कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विदेशी पर्यटक किन शहरों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। आगे बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग है वो 1956 में स्थापित किया गया था। ये सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको आप नोट्स फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करें अगर उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई थी। साथ में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, और ये किस लिए स्थापित की गई थी? व्यावसायिक संबंधी क्रियाकलापों की देखरेख के लिए। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे जैसे 1998 में एक पर्यटन नीति आई तो उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया। तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको नियमित करने के लिए कोई ना कोई संस्था चाहिए थी। तो इसीलिए इस विकास निगम की स्थापना की गई, यानी कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। और कब की गई थी? 1974 में। अगर हम आगे देखें तो पर्यटन संबंधी जो आपकी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं जो भी आपका ट्रेनिंग टाइप से दिया जाता था उसके लिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, जो चिन्हट लखनऊ में है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना हो गई, अब कोई पर्यटन, मान लीजिए कोई ब्रिटेन से आ रहा है लखनऊ में बड़ा या छोटा इमामबाड़ा देखने के लिए। अब उसको वहां पर गाइड करने के लिए किस तरीके से वहां पे क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरीके से क्या आपको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किस तरीके से डील करना है, उसको क्या बताना है, इन सभी की ट्रेनिंग जो है देने के लिए आपकी इस संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। ये आपका कहाँ पे है? चिन्हट में है। आगे बात करें 1998 में यूपी की पहली पर्यटन नीति जो है घोषित की गई, यानी कि यहाँ पे लाई गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब आई, और अक्सर ये जो फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन है दिमाग से स्किप हो जाते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं आप। 1998 में आपकी पहली पर्यटन नीति आई थी। इसके अंतर्गत क्या रखा गया था? और तभी साइड में देखिए नोट्स के रूप में लिखा हुआ है कि पर्यटन को उत्तर प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो आप बता सकते हैं 1998 में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1998 में ही यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पर्यटन, यानी कि पहली पर्यटन नीति लाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत 7 परिपथों के निर्माण की बात की गई थी। परिपथ का मतलब क्या है अभी देखते हैं आगे। 7 परिपथ कौन कौन से, पहले वो देखते हैं। पहला है व्रज परिपथ है, दूसरा बुंदेलखंड परिपथ, तीसरा बौद्ध, चौथा विंध्य, अवध, वन इको, साहसिक पर्यटन, और 7वां आपका जल विहार। इनका मतलब क्या है? जैसे व्रज परिपथ के अंतर्गत कौन सा रीजन आएगा? ये आगरा, मथुरा, वृंदावन वाला जितना भी क्षेत्र है वहां पे, क्योंकि जितने भी विदेशी लोग हैं वो आकर्षित होते हैं कृष्ण भगवान की जन्मस्थली को देखने के रूप में। तो इसीलिए उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको अच्छे से डेवलप किया गया पर्यटन के लिए। अगला बुंदेलखंड, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है उसको विकसित किया गया। साथ में जो बौद्ध परिपथ है, बौद्ध परिपथ का नेपाल की तलहटी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका उत्तर पूर्वी है और यहीं पे आपकी ये नेपाल है। तो ये सर्किट जो है, ये परिपथ यहाँ पे विकसित किया गया। अगला आपका विंध्य, यानी कि ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? जैसे ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये राजस्थान है, और यहाँ पे आपकी इस तरीके से विंध्य श्रेणी की पर्वतमालाएं हैं। तो ये वाला रीजन, यानी कि जो राजस्थान और दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है वो विकसित किया गया। अगला है आपका अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र कौन सा हो गया? जो आपका लखनऊ का एरिया है, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये सब जो आपके हैं वो अवध के क्षेत्र में आएंगे। अगला आपका है वन इको एवं साहसिक परिपथ। ये कौन से? ये जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं, जैसे कानपुर का ले लीजिए, लखनऊ
का ले लीजिए। तो इस तरीके से कई यहाँ पे जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए, इनको पर्यटन को लुभावने के लिए कई सारे बाहर से जानवर मंगाए, जैसे आप इटावा का लाइन सफारी देख सकते हैं, तो इसी के अंतर्गत रखा गया था। अगला आपका जल विहार, लेकिन जो वर्तमान में हम वाटर पार्क देखते हैं वो आपका 1998 में जो पर्यटन नीति आई थी उसी के अंतर्गत ये परिपथ विकसित करने की बात की गई थी। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम ग्रामीण पर्यटन नीति के बारे में। ये कब आई थी? ये आई थी 2015 में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई? 2015 में आई। अब रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से गांव विकसित किए जाएंगे। ऐसे गांव चिन्हित किए गए जो मुख्य पर्यटन के समीप हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आगरा गया, आगरा में क्या देखेगा? वो ताजमहल देखेगा। अब ताजमहल के आसपास के जितने भी गांव हैं उनको अच्छे से साफ सुथरा कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई, रोड बना दिए गए, होटल बना दिए गए, रेस्टोरेंट बना दिए गए, सब बना दिए गए। क्योंकि रीजन क्या है, आपको पता है कि जो भारत है वो गांव में ही बसता है, तो जितने भी फॉरेनर आते हैं वो गांव में ज्यादा जाते हैं। जैसे कि आप अन्ना हजारे का गांव ले लीजिए, रानीगढ़ सिद्धि, वो एक मॉडल गांव निकल के आया। वो कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं वहां पे, पिछले 50-60 साल से एक सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, मतलब किसी की भी एक दुकान नहीं है, ना ही कोई कुछ भी नहीं होता है। और इसी के चलते आप चर्चा में देखे होंगे कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल जी को एक पत्र लिखा है, किसके लिए? जो वहां की शराब नीति दिल्ली में बनाई गई है उन्हीं को। खैर वो अलग टॉपिक है। पर जहाँ जो बताने का मतलब है ग्रामीण पर्यटन को लेकर के, अगर गांव साफ सुथरे होंगे, आदर्श होंगे, वहाँ के स्कूल अच्छे होंगे, तो जितने भी पर्यटन विदेशी पर्यटक हैं वो आकर्षित होंगे। और ये नीति कब लाई गई थी? 2015 में लाई गई थी। आगे बात करें, 2016 में राज्य में नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन क्षेत्रों में 7 परिपथ और ऐड करने की घोषणा की गई। यानी कि पहले 7 परिपथ कब आए थे? वो 1998 में आए थे, जब उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और 2015 में क्या आ गया? ग्रामीण पर्यटन नीति आ गई। और उसके ठीक 1 साल के बाद में क्या हुआ? 7 और परिपथ जोड़ दिए गए। अब कौन कौन से परिपथ हैं बात करते हैं। पहला है हेरिटेज आर्क। हेरिटेज आर्क का मतलब क्या है? जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे आगरा हो गया, आपको पता है कि आगरा में सबसे ज्यादा आते हैं, लखनऊ में दूसरे नंबर पे और बनारस में तीसरे नंबर पे। तो इनको जोड़ने के लिए ये पूरी बेल्ट डेवलप की जा रही है। दूसरा आपका महाभारत परिपथ। महाभारत परिपथ, जैसे कि आपको पता है जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, यानी हरियाणा के सटे हुए जितने भी, जैसे मेरठ हो गया, बागपत हो गया, नोएडा हो गया, ये सब पूरा जो आर्क है डेवलप किया जाएगा। रामायण परिपथ, ये अयोध्या वाला रीजन है। अगर जैन परिपथ की बात करें, जो आपका बनारस के आसपास का क्षेत्र है, बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, वो हो गया आपका। सूफी परिपथ, जैसे फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे जहाँ पे सूफी संतों के ने ज्ञान दिया या फिर उनकी मजारें बनी हुई हैं, तो इस तरीके से फतेहपुर सीकरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका है। स्वतंत्रता संग्राम आपका परिपथ, जिसे आपका झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप लखनऊ का ले लीजिए, बेगम हजरत महल, कानपुर, नाना साहब, तात्या टोपे, इन तरीके से इनको डेवलप किया जाएगा कि लोग जाने जो जिस तरीके से 57 की क्रांति हुई थी वहाँ पे किस तरीके से जो सेनानी लोग हैं अपने प्राणों की बलिदानी देकर, आहुति दे करके अपना योगदान दिया था। अगला आपका है क्यूजिन और कल्चर। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में OROP चल रहा है, ODOP चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कहीं किसी जिले का या किसी शहर का कुछ खाना फेमस है तो वो इसके अंतर्गत कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि कानपुर में ठग्गू के लड्डू हो गए और लखनऊ की बिरयानी हो गई। इस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है, यानी कल्चर इस तरीके से। लखनऊ का चिकन करी जो कल्चर है, यानी कि वहाँ जो कढ़ाई बुनाई है, उसको डेवलप किया जाएगा। बाहर से लोग आए देखें, इससे क्या होगा? और बढ़ावा मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, कुछ ये तो हो गया हमारा किस तरीके संस्थाएं बनी, क्या हुआ, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, इसी के अंतर्गत कौन कौन से हैं। सबसे पहला अगर देखें अतरंजी खेड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण अतरंजी खेड़ा है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अतरंजी खेड़ा किस लिए फेमस है? कि सबसे पहले धान की खेती के साथ आपके अतरंजी खेड़े में ही पाए गए थे। अब अतरंजी खेड़ा है कहाँ पे, लोकेशन इसकी देखते हैं। जो एटा जिला है आपका, एटा जिले में एक काली नदी है, उसी के तट पर अतरंजी खेड़ा स्थित है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला आपका कि अतरंजी खेड़ा किस नदी के तट पर है, और दूसरा आपका जिला पूछ सकता है। किस लिए फेमस है? ये तो मोस्टली आपको पता होगा कि जो धान की खेती के साक्ष्य सबसे पहले वो अतरंजी खेड़े में मिले थे, और जो आपका अतरंजी खेड़ा है वो राजा बेन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करें, इसकी खोज हुई थी 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और ह्वेन-सांग ने इसका उल्लेख जो है पीलो सान के रूप में किया है, और अबुल फजल द्वारा इसको जो है आईने
जो आईन अकबरी है अबुल फजल की पुस्तक, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। बाकी आपको पता है कि धान की खेती के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं विश्व में वो अतरंजी खेड़े में ही मिले हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम फैजाबाद, फैजाबाद वर्तमान का अयोध्या, नाम भी परिवर्तित हो गया है। इसका जो पुराना नाम है वो अयाचसा है, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के दाएं तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कथन में देकर पूछ सकता है कि अयोध्या के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, और इसमें बीच में अगर दे दिया कि सरयू नदी के बाएं तट पर, तो भाई सर जो है आपका चकरा सकता है। तो याद रखिए, फैक्ट है कि जो अयोध्या है, फैजाबाद या अयाचसा कुछ भी बोल सकते हैं, वो सरयू नदी के दाएं तट पर, न कि बाएं तट पर। अगला क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिनका उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। इनका जन्म यहीं पे हुआ है। आगे बात करें, जो पुष्यमित्र शुंग के लेख से पता चलता है कि यहाँ पे 2 अश्वमेघ यज्ञ हुए थे, तो जनरल सी बात है। आगे बात करें अगर हम अहिछत्र, अहिछत्र आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो 16 महाजनपद थे हमारे मौर्य साम्राज्य से पहले, उनमें एक अहिछत्र भी था। जो अहिछत्र मतलब एक उत्तरी पांचाल था, उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और अहिछत्र वर्तमान में बरेली है। और वहीं पे एक जो कस्बा छोटा सा है रामनगर, रामनगर के रूप में चिन्हित किया गया है तब का अहिछत्र। यानी कि अगर हम 330 बीसी के आसपास में जाएं तो उसी टाइम पे महाजनपद काल आया था। तो जो अहिछत्र था वो वर्तमान का रामनगर है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। यहाँ पे गुप्त कालीन यमुना की मूर्ति प्राप्त हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बना हुआ है कि तो गुप्त कालीन यमुना मूर्ति है किस महाजनपद के राजधानी में प्राप्त हुई, या सीधा सा वर्तमान नाम पूछ सकता है। कैसे भी तरीके से क्वेश्चन आए तो उसको आप टैकल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कपिलवस्तु। कोई भी इससे अनजाना नहीं होगा कपिलवस्तु। अगर हम सिद्धार्थ नगर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, तो वहीं के आसपास का जो क्षेत्र है कपिलवस्तु है, और वर्तमान में पिपरामा है, उसी के रूप में जाना जाता है क्या ये? शाक्य राजाओं की राजधानी के रूप में जाना गया। साथ में जो महात्मा बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, यहीं के शासक थे, ठीक है। अगर हम आगे बात करें लुम्बिनी, अब लुम्बिनी देखते हैं भाई क्या है, लुम्बिनी किस लिए फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लुम्बिनी। अब लुम्बिनी है कहाँ पे? ये आपका नेपाल में है। नेपाल से सटा हुआ जो आपका उत्तर प्रदेश का जिला है वो महाराजगंज है। अब महाराजगंज का एक स्टेशन है नौतनवा, ठीक है, नौतनवा स्टेशन है, उसी से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में ये लुम्बिनी स्थित है। तो लोकेशन आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि जो लुम्बिनी है वो एग्जैक्ट कहाँ पे, कौन से देश में है? नेपाल में है। अगर नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महाराजगंज से क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया कि जो महाराजगंज की बाउंड्री वो नेपाल से लगती है। याद रखना, कभी पूछ सकता है कि कौन कौन से जो जिले हैं वो नेपाल से लगते हैं। तो यहीं पे किस स्टेशन है नौतनवा महाराजगंज का, उस स्टेशन से केवल और केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका लुम्बिनी स्थित है। किस लिए ये फेमस है? मान में यह रुमिनदेई के रूप में माना जाता है, यानी रुमिनदेई के रूप में जाना गया जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और साथ में क्या है, अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित लिखा था, यानी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो बुद्ध चरित है वो किसने लिखा है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित में इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध के जन्म स्थली के रूप में। अगला, अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की और यहाँ के लोगों का जो कर था वो 1/8 कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने कहाँ की जनता का जो कर था वो 1/8 किया था। तो आपको याद रखना है कहाँ किया था? लुम्बिनी का। तो ये था पार्ट 1, और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट वीडियो के दौरान डिस्कस किए हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे देख सकते हैं आप, आपका इस तरीके से ये मथुरा हुआ, अलीगढ़ हुआ, बुलंदशहर हो गया, इसके बाद में ये आगरा हो गया, ठीक है। अगर आगे बात करें हम तो ये आपका महाराजगंज हो गया, ये सिद्धार्थ नगर हो गया। देखिए जो महाराजनगर की बाउंड्री नेपाल से लग रही है, ये पूरा देश आपका नेपाल है। साथ में ये सिद्धार्थ नगर है, और बाकी भी देख सकते हैं आपका श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये पीलीभीत। तो नेक्स्ट बात करें हम आगे कौन से डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस किए हैं, ये आपका झांसी हो गया, ये झांसी है, हमीरपुर है, ये आपका संत रविदास नगर, ये बनारस, गाजीपुर। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, मैंने मैप लगा दिया है लास्ट में, यहाँ से आप इजिली इसको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपके डिस्कस हम लोगों ने यूज किए थे।